गुड मॉर्निंग। यूनिक के शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 11वीं क्लास के जो राजनीति विज्ञान के बच्चे हैं उनका स्वागत है। और अपन जो चर्चा कर रहे थे वो थे हमारा जो चौथा अध्याय है कार्यपालिका, उसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने कल प्रधानमंत्री से संबंधित हमने और उसके मंत्रिपरिषद से संबंधित हमने चर्चा की थी कि मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जब तक प्रधानमंत्री है तब तक मंत्रिपरिषद है। प्रधानमंत्री पद त्याग दे या मृत्यु हो जाए उसके साथ मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। ये सारी बातों की और वर्तमान के अंदर गठबंधनीय सरकारें जब से प्रारंभ हुई हैं उसके दौरान 4 बिंदु मैंने बताए थे जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और राष्ट्रपति की स्थिति उनमें पावरफुल हुई है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे स्थायी कार्यपालिका। हमने कार्यपालिका के नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर हमने नाम मात्र की कार्यपालिका या फिर वैधानिक या संवैधानिक कार्यपालिका, ये किसमें है? राष्ट्रपति में। चर्चा कर ली, संपन्न हो गया। दूसरी जो कार्यपालिका हमने पढ़ी थी वो थी वास्तविक कार्यपालिका। ये किसमें है? वास्तव में जो काम करता है वो मानी गई है प्रधानमंत्री। ये भी हमने चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे हम स्थायी कार्यपालिका। आज का बिंदु है हमारा स्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है बस, और उसके प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। ये किसके अधीन काम करते हैं? वास्तविक कार्यपालिका के अधीन काम करते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका को जो वास्तविक रूप कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। स्थायी कार्यपालिका तो देखिए सरकार में या शासन में काम करने वाले अंग शासन के कार्यकारी अंग। शासन के कार्यकारी अंग शासन या सरकार भी कह सकते हो आप। सरकार में काम करने वाले अंग कौन कौन से हैं भाई? प्रधानमंत्री है। कौन कौन है? प्रधानमंत्री हैं जो सरकार के अंदर काम करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, और कौन आता है जो सरकार के अंदर काम? और नौकरशाही। या फिर हम कह सकते हैं नौकरशाही भी कह सकते हैं, या प्रशासनिक मशीनरी। प्रशासनिक मशीनरी। जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों का संपादन कौन करता है? पूरे देश के अंदर और चाहे राज्य के अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीन, ये संपूर्ण देश के अंदर संपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। इन्हीं के द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं पूरे देश के अंदर। राज्य के अंदर भी यहाँ पे मुख्यमंत्री आ जाएगा, उसके मंत्रीगण आ जाएंगे, और राज्य के अंदर जो राज्य की जो नौकरशाही है वो आ जाएगी।
ये संपूर्ण क्या करते हैं? सरकार के कार्यों को संपादित करते हैं, सरकार के कार्यों को पूरा करते हैं। ये पूरा ढांचा। अब इस ढांचे में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, इन दोनों के अधीन काम करवाता कौन है? काम करवाने वाला वो है ये मंत्रीगण जो मंत्रीगण और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, ये क्या करते हैं? कामों को करवाते हैं। किसके माध्यम से करवाते हैं? नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से संपूर्ण कार्यों को करवाते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका, जिसमें सरकारी महकमा आ जाए। सरकारी के शासन या सरकार की कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे हम नागरिक सेवा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? इसको नागरिकों की सेवा करने के लिए जो नौकरशाही है वो किसकी नौकर है? जनता की। तो जनता की सेवा करने के लिए जो अंग है उसको हम क्या कहते हैं? नौकरशाही। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। नीतियों को बनाने और नीतियों को लागू करने में जिन मंत्रियों का सहयोग किया जाता है, मंत्रियों का काम मंत्री भी करते हैं, परंतु इन मंत्रियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए, उनमें सहयोग करने के लिए, उनको लागू करने के लिए जो मशीनरी है वो नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी कहलाती है। तो सरकार के या स्थायी कार्यपालिका भी बोल सकते हैं हम इसको। तो सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तो जो स्थायी कर्मचारी क्या काम करते हैं? स्थायी कर्मचारी के रूप में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी, प्रशिक्षित और दक्ष अधिकारी। प्रवीण का अर्थ होता है दक्ष अधिकारी। प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। मंत्रियों का सहयोग करते हैं। ये सारा काम मंत्रियों का सहयोग करते हैं। इन कामों को करवाने में, जितने भी सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं उन कामों को करवाने में जो सहयोग किया जाता है, उसको कार्य को पूरा करने में जो महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं, उस अंग को हम क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका। उसको क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और मंत्रीगण ये क्या होते हैं? सरकार के प्रभारी होते हैं, और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन होता है वो सारा इन मंत्रियों की देखरेख में होता है, क्योंकि मंत्रीगण क्या होते हैं और ये जितने प्रतिनिधि, इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से सरकारी मशीनरी किसके नियंत्रण में होती है? इन मंत्रियों के अधीन में होती है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है, इस कारण से हमारे यहाँ पर जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है, वो क्या करती है? संपूर्ण प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है
साथ ही साथ जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। जिस मंत्री को जो विभाग दिया गया उस विभाग के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। उस विभाग के संपूर्ण कार्यों को करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस मंत्री की। और मंत्री को उन कामों को करने में सहयोग देने के लिए जो स्थायी कार्यपालिका है उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए उस मंत्री का। भारत में भी इसी प्रकार की एक व्यवस्था। भारत में एक दक्ष, सक्षम, योग्य प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से भी उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे। उसको राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। जो सत्ता में है, उस सत्ता में जिस दल की सरकार है, उस दल के जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को कार्य करवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। इस प्रकार से एक जो मशीनरी है वो उस मशीनरी को कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। और ये स्थायी जो कार्यपालिका है इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये तटस्थ रहती है, इसको किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसको तटस्थ रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। कोई भी नीतियां बना रही है, नीतियों को लागू कर रही है, स्थायी कार्यपालिका जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जिन नीतियों को लागू किया जाता है उनके अंदर किसी भी राजनीतिक दल के विचारों का समर्थन नहीं करेगी। किसी भी राजनीतिक दल की भावना से प्रेरित होकर के, उनके विचारों से प्रेरित होकर के कार्य नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव हार जाए। मान लो चुनाव होते हैं, उनमें एक पार्टी हारती है, एक जीतती है। जो जीतने वाली जो पार्टी है, जो हार चुकी, जो पहले से शायद हो सकता है सत्ता में थी, और उसकी जगह दूसरी पार्टी जो राजनीतिक दल ने क्या किया है, बहुमत प्राप्त किया और उसकी सरकार बनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, नई जो सरकार बनी है और जो पिछली जो हार चुकी है जो पार्टी है या पिछली जो सरकार थी, उस सरकार की नीतियों की नई नीतियां अपनाना चाहिए। जो पहले वाली सरकार थी उन नीतियों को हटा करके और नई जो सरकार बनी है वो नई नीतियां अपनाना चाह रही है। उन नीतियों को अपनाने में जो सहयोग देने वाला जो अंग है उस अंग को क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। तो क्या करती है कि कोई पार्टी चुनाव हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे, तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी या नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि जो नई सरकार आई है तो वो अपनी नीति बनाने में और उसको लागू करने में पूरा मदद करेगी। कौन? स्थायी कार्यपालिका। जैसे हम उदाहरणतः हम राजस्थान के बारे में समझ सकते हैं। यहां 2 साल पहले कौन से राजनीतिक दल की सरकार थी? बीजेपी की थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी। फिर अब उसके बाद में 2 साल के बाद में अब किसकी सरकार है वर्तमान में? कांग्रेस की सरकार है। तो जब सरकार चेंज हो गई तो पीछे वाली जो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार थी, यदि उन नीतियों को बदल करके जो नई सरकार आई है कांग्रेस की सरकार, वो क्या करेगी, अपनी नीतियों को यदि लागू करना चाहती है तो यहाँ पे उन लागू करवाने में उसको पूरी मदद जिस अंग के द्वारा की जाती है वो अंग कौन सा है? स्थायी कार्यपालिका। वो सारे काम कौन करेगा? उनको मदद और उसको सलाह और सहयोग देने का काम कौन करेगी? प्रशासनिक मशीनरी या नौकरशाही। उनको नीतियां बनवाने में, नीतियां लागू करने में जिस अंग के द्वारा जो पुरानी सरकार के स्थान पे जो नई सरकार आई है उसको हर प्रकार से सहयोग करने में, मदद करने में, जो भी मंत्रीगण है उनका सहयोग करने में, उन नीतियों को लागू करने में जो नई सरकार आई है उन सब के अंदर जो सहयोग करेगी वो उस अंग को क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी बोला जा सकता है। आज भारतीय नौकरशाही का, आज देखो पहले की बात नहीं है, आज की वर्तमान की बात है। नौकरशाही का दिन प्रतिदिन जटिल रूप होता जा रहा है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, अब नौकरशाही में क्या क्या आती है? अखिल जैसे संघ लोक सेवा आयोग जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS होते हैं, ये केंद्र के होते हैं। प्रांतीय सेवाएं जैसे RPS, ये राजस्थान के राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग बोल दो चाहे उसको। प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, इसमें देखो स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? अखिल भारतीय सेवाएं। प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, जो स्थानीय स्तर के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय, लोक उपक्रम है, तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं।
हमारे संविधान निर्माता, हमारे जो संविधान का जिन्होंने निर्माण किया है वो संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के, जो सिविल सेवा जो सरकारी नौकरियों में, क्योंकि उनमें परीक्षा के द्वारा उनमें योग्यता के आधार पर उनमें चयन किया जाता है, न कि जनता के द्वारा, उनमें लिखित परीक्षा के आधार पर या योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाता है। तो सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। कौन? हमारे संविधान निर्माता। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की कार्य, भारत सरकार के लिए जो सिविल सेवा के अधिकारियों की जो भर्ती का कार्य है वो कौन सा आयोग करता है? भारत के अंदर संघ लोक सेवा आयोग, और भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों आयोग संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। और संघ लोक सेवा आयोग क्या करेगा? पूरे देश के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का कार्य किसका है? संघ लोक सेवा आयोग के। उनकी भर्तियों का आयोजन करेगा, योग्य व्यक्तियों का चुनाव करे, वो योग्य व्यक्तियों की भर्ती करेगा, चुनाव नहीं भर्ती करेगा। तो भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। इसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी लोक सेवा आयोग बनाए, जिनको हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। इनका हमारे संविधान के दोनों का, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 के अंदर गठन किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग या संघ पूरे देश के स्तर पे आता है। राज्य उस राज्य के अंदर जो उस राज्य के लिए जो लोक सेवकों की भर्ती करेगा, पूरे देश के अंदर लोक सेवक और राज्य के अंदर लोक सेवकों की भर्ती के लिए जो आयोग है, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसका गठन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में व्यवस्था की गई है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। निश्चित समय तक वो काम करेंगे, ये नहीं कि बीच में उनको हटा दिया जाता है। निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय, यदि उनको हटाया भी जाए तो उसका हटाने की प्रक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जांच करेंगे के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है, अपदस्थ किया जा सकता है, सीधा नहीं, क्योंकि उनका निश्चित कार्यकाल होता है, वो जनता के सेवक होते हैं। दक्षता और योग्यता के आधार पर बना करके उनकी भर्ती की जाती है लोक सेवकों की, चाहे वो केंद्र से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग से, राज्य से संबंधित है, तो उनकी किसके आधार पर बनाए कि दक्षता और योग्यता के आधार पर बना करके उनकी भर्ती की जाती है। लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि साथ ही साथ में संविधान के अंदर इस बात को भी सुव्यवस्थित किया गया है कि योग्य और जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग है, जिनकी स्थिति हीन है, उन वर्गों को भी इन सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण मिले, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उनको भी अपना जीवन स्तर या अपने स्तर को ऊंचा उठाने का उनको पर्याप्त समय मिल पाए, उनको भी जगह मिल पाए, तो इसकी भी हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है। उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है? पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरियों का हिस्सा बनाने में मौका मिले हमारे संविधान में। इस उद्देश्य के लिए कि जिससे पिछड़े वर्गों को भी अपनी विकास या उन्नति करने का अवसर मिले, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया हमारे। इसी कारण से जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे उसमें दलित वर्ग हैं, चाहे अगड़े हैं, चाहे पिछड़े हैं, उन सबको क्या है आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16 में। तो इस उद्देश्य के लिए संविधान कि जिससे दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनको भी नौकरियों में पर्याप्त अवसर मिल सके, उनकी भी स्थिति सुधर सके, इसके लिए क्या किया गया? इस उद्देश्य के लिए संविधान क्या करता है? दलित है, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके बाद में देखो महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान, महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी, जो पिछड़े हुए हैं, महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है सरकारी नौकरियों में। इन प्रावधानों से सुनिश्चित होता है, इन सब बातों से हमारे को ये व्यवस्था दिखती है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा। जो नौकरशाही है इसके अंदर सब लोगों का प्रतिनिधित्व, सब लोगों की हिस्सेदारी होगी, सब लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, सब लोगों की भागीदारी होगी।
तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनाएगी, कि समाज के अंदर जो असमानता है उस असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है इस आरक्षण के द्वारा। उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया, चाहे दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है और चाहे आदिवासी वर्ग है, इनको भी सिविल सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इनको भी प्रदान किया गया है, जिससे भी इनको भी क्या है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए और समाज के अंदर जो असमानता इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिससे क्या है नौकरियों में सभी को प्रतिनिधित्व मिले, स्थायी कार्यपालिका में सबको जगह मिल सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन, IPS और IAS इनका चयन कौन करता है? भारत सरकार के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, एक आयोग है, उस आयोग का नाम है संघ लोक सेवा आयोग, इनका चयन करता है। IAS का जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, IPS जो पुलिस का अधिकारी होता है जिले के अंदर उसको हम पुलिस अधीक्षक। तो IAS और IPS ये किसके अधीन काम करते हैं? केंद्र सरकार के अधीन। किनके अंदर? राज्यों के अंदर। सरकार का केंद्रीय नियंत्रण होता है एक प्रकार से। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। कौन? राज्य लोक सेवा आयोग नहीं करता है इनका चयन। IAS और IPS का चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। यह अधिकारी राज्य स्तर पे या प्रांतों के स्तर पे, कई बार एक प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, प्रांतीय स्तर पे जो शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ है, राज्य स्तर पे शीर्ष पे सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो वो है IAS और IPS, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ये राज्य के नौकरशाही के अंदर शीर्षस्थ क्या है? नौकरशाही के रूप है। तो ये अधिकारी राज्य स्तर पे समझ लो, चाहे प्रांत के स्तर पे शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ हैं। राज्य में या प्रांत में, राज्य स्तर मान लो चाहे प्रांतीय, प्रांतीय स्तर पर है, प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ हैं। सबसे बड़ा कौन होता है? राज्य स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे शीर्षस्थ नौकरशाही में। बात नौकरशाही की कर रहा है तो आएगा ये। तो शीर्षस्थ कौन होता है? रीढ़ की हड्डी कौन है शीर्षस्थ नौकरशाही में, शीर्ष के ऊपर? वो है IAS और IPS। ये है इसको हम कलेक्टर कहते हैं और इसको कहते हैं पुलिस अधीक्षक, IPS। तो ये क्या है? शीर्षस्थ कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी राज्य के अंदर। एक जिले का जिला अधिकारी जिसको कलेक्टर का नाम दिया गया है, तो एक जिले का जिला अधिकारी उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण, जिले के अंदर पाए जाते हैं कलेक्टर। प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर होता है, एक IPS होता है। तो जिले का जिलाधिकारी को कलेक्टर कहा जाता है, जिसको जिलाधिकारी भी कह सकते हैं या कलेक्टर भी कह दो, एक ही बात है, चाहे हम इसको कलेक्टर कह दें या जिलाधिकारी। और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है IAS, जिसको कलेक्टर। हम जानते हैं कि जिला अधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी है। किस प्रकार का स्तर का अधिकारी है? जिला अधिकारी IAS स्तर का अधिकारी है, जो राज्य के अंदर शीर्षस्थ अधिकारी माना गया है। इसको जिले के अंदर भी
और राज्य के अंदर भी आईएएस स्तर को तो इस प्रकार से हमने इनकी जो नौकरशाही की थी, जो इसके बारे में जो शीर्षस्थ पे कौन सी राज्य के अंदर शीर्षस्थ पे जो नौकरशाही का रूप जो रीढ़ की हड्डी है नौकरशाही का रूप देखने के लिए मिलता है आईएएस और आईपीएस, इसके बारे में इन्हीं के बारे में स्थायी जो कार्यपालिका है राज्य में कौन सी है, संघ में कौन सी है, इसके बारे में आगे की कड़ी में जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।